वेलकम स्टूडेंट्स टू द जूलॉजी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? इट इज़ अ लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस इन विच गैसेज आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द बॉडी एंड आउटसाइड एटमॉस्फेयर। यह हमारे शरीर का वह आधारित गुण है जिसमें विभिन्न गतियों के लिए अन्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शरीर के अंदर ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और जो हमारा उपापचयी अंतोत्पाद या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसे बाहर निकाला जाता है। रेस्पिरेशन का जो मुख्य प्रोसेस है उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जो कि एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है इन विच सेल्स ऑब्टेन एनर्जी यूजुअली बाय बर्निंग द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारे कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज पाया जाता है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है और उससे निकलने वाली एनर्जी को एटीपी के रूप में बाउंड किया जाता है और इसके अंतोत्पाद के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे हम वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। और ये कार्य जो है हमारा कोशिकाओं के अंदर किया जाता है, इसलिए इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर बेसिकली दो सब्सिडरी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला जिसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या वेंटिलेशन या ब्रीदिंग कहते हैं। वेंटिलेशन या ब्रीदिंग के अंदर वायु तथा रक्त के बीच O2 और CO2 का विनिमय होता है। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एयर इनटू एंड फ्रॉम द लंग्स। हमारे लंग्स या फेफड़ों के अंदर वायु का लेना तथा फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना हमारा वेंटिलेशन या ब्रीदिंग प्रोसेस कहलाता है। दूसरा जो हमारा प्रोसेस होता है उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि ऑक्सीजन जो है वो रक्त के अंदर से ऊतकों के अंदर डिफ्यूज़ होकर के या विसरित होकर के जाती है तथा जो ऊतकों के अंदर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रक्त के अंदर या रक्त के द्वारा बाहर निकाला जाता है या CO2 को बाहर की तरफ विसरित किया जाता है। तो रक्त एवं विभिन्न ऊतकों के बीच जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज या अंतःश्वसन कहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं या श्वसनांग हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मुख्य एवं आवश्यक अंग जो कि हमारा फेफड़े या लंग्स हैं। इनके अंदर रक्त तथा वायु के मध्य CO2 और O2 का आदान प्रदान या विनिमय संभव होता है। दूसरे हमारे संवाही या सहायक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे बाह्य नासारंध्र, नासापथ, स्वर यंत्र, लैरिंक्स, श्वास नली या ट्रैकिया, ब्रोंकाई, श्वास नलिकाएं या ब्रोंक्यूल्स। अगर हम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो इसे हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एवं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसकी संरचना हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो शुरू होता है हमारे बाह्य नासा छिद्रों द्वारा, जिसे हम एक्सटर्नल लेयर्स कहते हैं। एक्सटर्नल लेयर से वायु प्रवेश करके नेज़ल पैसेज या नेज़ल चैम्बर के अंदर जाती है, जो कि आगे की तरफ रेस्पिरेटरी पैसेज कहलाता है। रेस्पिरेटरी पैसेज के नीचे की तरफ एक मुख तथा नासा द्वार जो है वो एक कॉमन चैम्बर में खुलता है जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स या ग्रसनी पुनः दो भागों में विभाजित की जा सकती है। जो मुख के सामने वाला द्वार होता है उसे हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं और जो उसके नीचे वाला द्वार होता है जो कि नासा चैम्बर का द्वार होता है, कॉमन चैम्बर होता है, उसे हम लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। लैरिंगोफेरिंग्स के नीचे वाला भाग जो है वो लैरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र कहलाता है। स्वर यंत्र के अंदर मुख्यतः 4 प्रकार की उपास्थियाँ पाई जाती है जो कि स्वर यंत्र को आधार प्रदान करने का काम करती हैं। स्वर यंत्र के अंदर पाए जाने वाली या लैरिंग्स के अंदर पाए जाने वाली जो उपास्थियाँ होती हैं उनमें मुख्य उपास्थियाँ होती हैं थायरॉइड कार्टिलेज। यह एक सबसे बड़ी उपास्थि होती है जो कि एक अपूर्ण वलय यानी कि इनकम्प्लीट रिंग बनाती है।
और इसके अगले सिरे से एक जोड़ी प्रवर्ध निकले रहते हैं। लेरिंग्स के अंदर पाई जाने वाली दूसरी उपास्थि या सेकंड कार्टिलेज जो है उसे हम क्रिकॉइड कार्टिलेज कहते हैं। ये एक पूर्ण छल्ले के रूप में पाई जाती है। इट इज़ अ कंप्लीट रिंग। थर्ड कार्टिलेज इज कॉल्ड एज एरिटिनॉइड कार्टिलेज। तीसरी उपास्थि को हम एरिटिनॉइड कार्टिलेज कहते हैं। दो छोटी एरिटिनॉइड उपास्थियाँ क्रिकॉइड उपास्थि के पृष्ठ तल पर सामने की ओर उपस्थित होती है और इसके एरिटिनॉइड के अगले सिरे पर एक छोटी घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं। लेरिंग्स में पाई जाने वाली एक और मुख्य उपास्थि होती है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस थायराइड उपास्थि के सामने अधर तल से जुड़ी हुई एक लचीली उपास्थि होती है। जब मनुष्य जब भोजन करता है तो एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस यानी कि कंठ द्वार को ढक लेती है, जिससे कि भोजन जो है वो श्वास नली में प्रवेश नहीं करता है। एरिटिनॉइड और थायराइड उपास्थियों के बीच एक जोड़ी झिल्लियाँ उपस्थित होती हैं जिसे हम फॉल्स एंड ट्रू वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। दोबारा से देखते हैं। लेरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र के अंदर चार मुख्य उपास्थियाँ पाई जाती है: थायराइड, क्रिकॉइड, एरिटिनॉइड एवं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस श्वास नली में भोजन के प्रवेश करने से रोकती है। श्वास नली लेरिंग्स या स्वर यंत्र के पश्चात श्वास नली या ट्रैकिया में खुलती है, जो कि हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मुख्य भाग बनाता है। ट्रैकिया या श्वास नली एक लंबी नलाकार संरचना होती है जो कि फेरिंग्स से प्रारंभ होती है और गर्दन के अंतिम सिरे तक पहुंचती है। वक्षीय गुहा या थोरेसिक कैविटी में प्रवेश करने के पश्चात ये दो स्पष्ट श्वास नलिकाओं या ब्रोंकाई में बढ़ जाती है, जिन्हें हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। ट्रेकिया की दीवार में अनेक सी आकार के उपास्थि छल्ले या कार्टिलेजिनस छल्ले पाए जाते हैं जो कि इन्हें पिचकने या चिपकने से बचाते हैं। ब्रोंकाई आगे की तरफ श्वसनिया या ब्रोंकाई दाई एवं बाई श्वसनियों में विभाजित होती है। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। प्रत्येक ब्रोंकस या ब्रोंकाई अपने और के फेफड़े में प्रवेश करके अनेक छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें ब्रेंकियोल्स कहते हैं। ब्रेंकियोल्स प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों से पहुंचते पहुंचते छोटी छोटी पतली पतली शाखाओं में विभाजित होती है, जिन्हें ब्रेंकियोल्स कहते हैं, और ये पुनः 2-3 पतली पतली शाखाओं में विभाजित होती है, जिन्हें रेस्पिरेटरी ब्रेंकियोल्स कहते हैं। श्वसनी या श्वास नलिका या ट्रेकिया जो है सर्वप्रथम प्राइमरी ब्रोंकाई में विभाजित होती है। प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाती है, राइट एंड लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के पश्चात विभाजित होकर के ब्रोंकाई जो है वो ब्रेंकियोल्स में डिवाइड होती है। ब्रेंकियोल्स दो प्रकार की होती है, रेस्पिरेटरी ब्रेंकियोल्स एंड टर्मिनल ब्रेंकियोल्स। टर्मिनल ब्रेंकियोल्स आगे की तरफ पुनः एल्वियोलर डक्ट में खुलती है। एल्वियोलर डक्ट के नीचे की तरफ छोटे छोटे सैक या कोश के समान संरचना पाई जाती है, कोश रूपी संरचना पाई जाती है, जिन्हें एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक कहा जाता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लेरिंग्स जो है वो मुख्यतः 4 उपास्थियों द्वारा आस्तरित रहती है या आधारित रहती है, जिसे हम थायराइड, क्रिकॉइड, एरिटिनॉइड एवं एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस जो है वो कंठ द्वार या ग्लोटिस को ढक कर के रखता है ताकि भोजन जो है वो श्वास नली में प्रवेश ना करे। ऊपर की तरफ लेरिंग्स जो है वो नीचे श्वास नली या ट्रैकिया में खुलती है। ट्रैकिया जो है वह कई सी के आकार के छल्लों द्वारा आस्तरित रहती है या आधारित रहती है, जिससे कि ट्रैकिया आपस में एक दूसरे से चिपकने से बचाई जाती है या उसे पिचकने से रोका जाता है। नीचे की तरफ ट्रैकिया श्वसनिया या ब्रोंकाई में विभाजित होती है। श्वसनिया या ब्रोंकाई जो है वो अपने अपने तरफ के लंग्स यानी कि फेफड़ों में जाकर के खुलती है। प्रत्येक श्वसनी या ब्रोंकाई पुनः दाई एवं बाई श्वसनियों में विभाजित होती है या राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में विभाजित होती है। ब्रोंकाई आगे की तरफ
चल करके श्वसनिकाएं या ब्रेंक्यूल्स में विभाजित होती हैं। ये पतली पतली शाखाओं के रूप में विभक्त होती हैं। प्रत्येक ब्रेंक्यूल्स पुनः श्वसन ब्रेंक्यूल्स यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रेंक्यूल्स एवं टर्मिनल ब्रेंक्यूल्स नाम की शाखाएं बनाती हैं। अंततः प्रत्येक ब्रेंक्यूल एल्वेओलर डक्ट में खुलती है। एल्वेओलर डक्ट प्रत्येक छोटे छोटे 6 से 8 तक सूक्ष्म कुपिकाओं रूपी संरचनाओं में खुलती हैं, जिसे हम एल्वेलाई या एल्वेओलर सैक कहते हैं। वायु कोशों की दीवारें जो है वह पतली श्वसन एपिथेलियम द्वारा निर्मित होती है। ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकस एवं सेकेंडरी ब्रोंकस उपास्थि छल्लों द्वारा आधारित होती है या सपोर्टेड होती है, जबकि ब्रेंक्यूल्स के अंदर उपास्थि छल्ले अनुपस्थित होते हैं। मुख्य एवं आवश्यक श्वसन अंग के रूप में हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े पाए जाते हैं, जो कि प्लूरल कैविटी या प्लूरल गुहा में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक लंग या फेफड़ों के ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं। भीतर को जो आवरण होता है उसे हम विस्ट्रल प्लूरा कहते हैं और बाह्य आवरण जो है उसे हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं। दोनों आवरणों के बीच में या दोनों झिल्लियों के बीच में एक सिलोमिक फ्लूइड या सिलोमिक द्रव भरा होता है। मानव का जो बायां फेफड़ा है उसके अंदर 2 पिंड पाए जाते हैं, जो कि क्रमशः लेफ्ट अपर लोब या लेफ्ट लोअर लोब कहलाता है, जबकि राइट लंग या राइट फेफड़े के अंदर दाएं फेफड़े के अंदर 3 लोब या 3 पालियां पाई जाती है, राइट अपर लोब, राइट मिडल लोब एंड राइट लोअर लोब। थोरेसिक कैविटी या वक्षीय गुहा ऊपर की तरफ वक्ष कशेरुकाओं यानी कि थोरेसिक वर्टिब्री, नीचे की तरफ स्टर्नम, पार्श्व में 12 जोड़ी पसलियों तथा पीछे की तरफ पेशी डायफ्राम और आगे की तरफ ग्रीवा या नेक द्वारा घिरे रहती है। वक्षीय गुहा का बड़ा या छोटा होना उनसे जुड़ी हुई 2 प्रकार की मसल्स या पेशियों जैसे कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स तथा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स द्वारा निर्धारित किया जाता है। दोनों प्रकार की पेशियां एक्स आकृति बना करके विन्यासित रहती हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या श्वास लेने की प्रक्रिया या श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया, इसे हम 2 चरणों में विभक्त करते हैं, निःश्वसन यानी कि इंस्पिरेशन एवं उच्छ्वसन यानी कि एक्सपिरेशन। निःश्वसन की प्रक्रिया के दौरान श्वास को अंदर की तरफ लिया जाता है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड एयर होती है उसे हम नेज़ल पैसेज द्वारा लंग्स के अंदर लेकर आते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान डायफ्राम तथा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर सर्वप्रथम संकोचन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वक्षीय गुहा फैलती है। डायफ्राम की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से डायफ्राम नीचे की तरफ चपटा हो जाता है, जिससे कि वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। फेफड़ों के फैलने से वायुदाब कम हो जाता है। बाह्य वातावरणीय वायुदाब अधिक होने की वजह से वायु जो है वो बाहरी वातावरण से वायु कोशों में प्रवेश कर जाती है। इस प्रक्रिया को निःश्वसन प्रक्रिया या इंस्पिरेशन प्रक्रिया कहते हैं। इसके विपरीत एक्सपायरेशन या उच्छ्वसन प्रक्रिया के अंदर सर्वप्रथम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स तथा डायफ्राम की जो पेशियां होती हैं उनके अंदर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबकि डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से वक्षीय गुहा अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। डायफ्राम पुनः डोम शेप्ड हो जाता है। वक्षीय गुहा का आयतन कम होने से फेफड़ों के ऊपर दाब बढ़ता है। फेफड़ों के सिकुड़ने से वायु कोशों का आयतन कम होने से लंग्स के अंदर या फेफड़ों के अंदर वायुदाब बढ़ जाता है। बाह्य वातावरणीय दाब फेफड़ों के वायुदाब की अपेक्षा कम होने के कारण वायु कोशों से बाहर वातावरण में निकाल दिया जाता है। यह एक्सपिरेशन की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से हमारी ब्रीदिंग मैकेनिज़्म यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू।